नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 10 क्लास जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को फिजिक्स क्लास चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताते हैं, तो उसी तरह आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ। तो दूसरा टॉपिक है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक का नाम है, वो फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रमण यानी कि पोषण के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को बता देते हैं कि जैव प्रक्रमण कहते किस होते हैं। जैव प्रक्रमण जिस प्रक्रम के द्वारा प्रत्येक जीवधारी अपने आप का अनुरक्षण करता है उसे जैव प्रक्रमण कहते हैं। उसके बाद आता है अगला कि जीवों के अनुरक्षण करने वाला प्रक्रम, तो पोषण, पाचन, शोषण, परिवहन और उत्तेजन। जीवों का अनुरक्षण करने वाला जो सब है वो है, पहला पोषण है, उसके बाद पाचन भी करते हैं, उसके बाद शोषण भी करते हैं, उसके बाद परिवहन भी करते हैं, उसके बाद उत्तेजन भी करते हैं। उसके बाद अगला आता है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोषक शब्द से हुआ था। तो आपको अगर पूछ ले कि पोषक की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो आपको जवाब देना है कि ग्रीक भाषा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अस्तर होता है। अस्तर का मतलब होता है ऊंचा लेवल का। उसके बाद आता है पोषण, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। कोई भी जीव हो वो पोषक तत्व को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसके बाद आता है पोषण की विधि। जीवों में पोषण के मुख्यतः दो विधियों द्वारा होती है। मतलब इसका कहना है कि पोषण की विधि कितनी है, तो जीवन पोषण मुख्यतः दो विधि है। तो पहला विधि है स्वपोषी, मतलब स्वपोषी पोषण बोलो या स्वपोषण बोलो, और दूसरा है परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑटोट्रॉप शब्द से हुआ है। इसका कहना यह है कि सिंपल समझ लीजिएगा। आपको पहले हम सिंपल में बता देते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है वो स्वपोषी कहलाता है। तो उसी तरह यहाँ दिया हुआ है कि स्वपोषी शब्द यानी कि स्वपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ओटो शब्द से हुआ है, जिसमें ओटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः तथा ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। जो स्व या स्वतः का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। जैसे अर्थात तो ओटो प्लस ड्रॉप का मतलब होता है स्वपोषण। उसके बाद अगला है आपका स्वपोषण। तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहता है। फिर से सुनिए, स्वपोषण का कहना क्या है कि ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। उसके बाद जैसे हरे पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी पोषण का उदाहरण है, तो आपको ये चार को ऑप्शन दिया रहेगा। तो चार को ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये स्वपोषी पोषण से रहेगा। तो ऐसे से हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो उसके बाद आता है परपोषी पोषण यानी कि परपोषण किसे कहते हैं। तो परपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हेट्रोट्रॉप शब्द से हुआ है। हेट्रोट्रॉप शब्द से हुआ। तो आपको पूछेगा कि परपोषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है, तो आपको जवाब देना है कि हेट्रोट्रॉप शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द से हुआ, तो हेट्रोट्रॉप शब्द से हुआ, यहाँ पे लिखल है। उसके बाद है कि जिसमें हेट्रो का अर्थ क्या लिखल है कि जिसमें हेट्रो का अर्थ होता है विषम भी तथा ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। समझ, तो फिर से समझ लीजिए एक बार। तो परपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हेट्रो शब्द से हुआ है, जिसमें हेट्रो का अर्थ होता है पर या विषम या भिन्न, और ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण। ट्रॉप का अर्थ क्या होता है, पोषण होता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है किसी रूप पर मर अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। किसी रूप पर, तो परपोषण का मतलब ये हुआ कि किसी रूप पर, तो इसका वो परिभाषा भी आप समझ सकते हैं। परपोषण, तो परपोषण का मतलब था परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करता। आपको बताए थे, पहले भी बताए थे कि स्वपोषी और परपोषी में दोनों में अंतर है। स्वपोषी पोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता, और विषम पोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं करता। तो ये परपोषी का भी कहना वही है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करे, तो किसी रूप पर मरे अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। तो परपोषण के प्रकार, परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण,
और दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणिसम पोषण। ये तीनों का तो पहला है क्या है, तो पीछे समझ लीजिए कि पर पोषण यानी कि विषमपोषी कोट का, विषमपोषी का मतलब 3 प्रकार, तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहा जाता है? मृतजीवी का मतलब होता है मरा हुआ जीव। तो मृत जीव शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सेप्रोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेप्रोस से लिया गया। ये आपको क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मृत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आपको जवाब देना है सेप्रोस से लिया गया। किससे लिया गया? सेप्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। जिसका अर्थ क्या होता है? अवशोषण। तो अब आप लोगों के जवाब से आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मृत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो आपको जवाब बताइए, कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो सेप्रोस जो है मृत भाषा शब्द की उत्पत्ति हुआ है। उसके बाद इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जीव जंतु यानी कि पौधे में जीव मृत जंतु और पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन कौन से पदार्थ से किया जाता है, तो पदार्थ के रूप में अवशोषित होता है। तो आपको जवाब देना कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करना, अवशोषित किया जाता है, जो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसके बाद है आपका जैसे वो मृतजीवी के बारे में बताते हैं, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो परजीवी पोषण के थे। परजीवी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा पारासाइट शब्द से हुआ है, जिसमें पारा का अर्थ है पास या बगल तथा साइड का अर्थ होता है पोषण। फिर से समझ लिए परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है। तो परजीवी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई, तो पारासाइट शब्द से हुआ है, जिसमें पारा का अर्थ है पास या बगल तथा साइड का अर्थ होता है पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसने अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहलाता है। आप लोग अपना कॉपी में लिख सकते हैं और इसे कॉपी में लिख से नोट्स बना के आप लोग याद कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो देख सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरे बार देखिए, तीसरे बार देखिए, चौथे बार देखिए, लेकिन 100% समझ में आएगा। उसके बाद कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब होता है, प्राणी पोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के होलोजोइक शब्द से हुआ है, जिसमें होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से तथा जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। फिर से समझ लीजिए, प्राणी संपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के होलोजोइक शब्द से हुआ। और ये क्वेश्चन देखिए सब में पूछ रहा है कि किस भाषा शब्द से हुआ। जैसे पूछा आपको कि परजीवी पोषण किस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो पारासाइट शब्द से हुआ था। उसके बाद आपको पूछ रहा कि प्राणी संपोषण की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई, तो होलोजोइक शब्द से हुआ, जिसमें होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से तथा जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। मतलब होलो का पूर्ण रूप का मतलब होता है पूरा पूरी, और जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। तो उसके बाद आता है प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, मतलब होता है ठोस मतलब काढ़ा, ठोस का मतलब क्या होता है, काढ़ा यानी कि कठोर, या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। ठीक से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली ज़्यादा है। तो प्राणी संपोषण शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के होलोजोइक शब्द से हुआ है, जिसमें होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से तथा जोइक का अर्थ होता है जंतु जैसा। उसके बाद आपका है वैसा पोषण, जिसमें प्राणी अपना भोजन तथा या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। उसके बाद आता है आपका प्रकाश संश्लेषण की जगह है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार आएगा, और आप लोगों को बता भी देते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग अपना कॉपी में लिख के और मोस्ट VVI क्वेश्चन लिख दीजिएगा। क्या है कि ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बाहर होता है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 गैस कैसे प्रभावित होता है। तो आपको जवाब देना है कि इस प्रयोग को दर्शाने के लिए हमने गमले वाला एक पौधा लिया, ठीक, गमले वाला एक पौधा जिनके पत्ते लंबे व चौड़े थे। तो आप समझ सकते हैं, एक वो गमला लिया, उस गमला में एक पौधा लगाया, तो पौधा में जो है ना, तो
वो पत्ता को लगाना है कि जिसका पत्ता थोड़ा लंबा और चौड़ा हो। इसके बाद इस गमले को उठाकर अंधेरे कमरे में 3-4 दिन तक छोड़ दिया जाए। मतलब इसका कहना ये है कि कहीं रूम में 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे में छोड़ दिया जाए। इसी दौरान एक बोतल लेकर बोतल में पोटेशियम डाइऑक्साइड डालकर बोतल के कॉर्क को बीचों बीच छेद कर पत्ते के आधा भाग को बोतल के अंदर तथा आधा भाग को बोतल के बाहर रखकर कॉर्क को अच्छी तरह से कस देते हैं। फिर से समझ लीजिए इसका, वहाँ शुरू से बता रहे हैं। तो इस प्रयोग को दर्शाने के लिए हमने क्या किया था, एक पौधा लिया था जिसके पत्ते लंबे व चौड़े थे, और उसके बाद इसी गमले को हम उठाकर अंधेरे कमरे में 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिए थे। उसके बाद इसी दौरान एक बोतल लेकर, उसके बाद 3 से 4 दिन के लिए छोड़े, तो उसके बाद एक बोतल लेकर पोटेशियम डाइऑक्साइड डालकर बोतल के कॉर्क के बीचों बीच छेद कर पत्ते के आधा भाग को बोतल के अंदर रखे थे और आधा भाग को बोतल के बाहर रखकर और कॉर्क को क्या कहते हैं, अच्छी तरह से कस दिया था। मतलब कॉर्क का मतलब वो ठेबी, ऊपर का जो ठेबी लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, अच्छी तरह से कस दिए ताकि थोड़ा सा जो ऑक्सीजन है तो पत्ता का जो डंटी होता है वो ऊपर की तरफ ना जाए, जिसका छेद जहाँ जहाँ की है और वो वहीं के अपना उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद गमला को उठाकर धूप में रखकर 3 से 4 घंटा छोड़ देता है। उसके बाद क्या करना है आपको, गमला को उठाकर धूप में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद पत्ता को तोड़कर एक वीकर लेकर, मतलब पत्ता को क्या करना, तोड़कर एक वीकर लेना है और वीकर मर पानी डालकर उसे स्पीड ज्वलक से गर्म करता है। यानी कि वीकर को स्पीड ज्वलक से क्या करता है, गर्म करता है, और उसे उबालते हुए जल में पत्ते को डालकर अच्छी तरह से उबाल देते हैं। इसके बाद निकालकर अल्कोहल से धोते हैं तथा मंड परिरक्षण के लिए आयोडीन के घोल में पत्ते को डालकर कुछ देर के बाद निकालते हैं। तो हम पाते हैं कि पत्ते का कुछ भाग नीला हो गया तथा कुछ भाग ज्यों का त्यों रह गया। तो उसके बाद पता चलता है कि पत्ते का वह भाग नीला हुआ जो बोतल के अंदर था, क्योंकि अंदर वाला भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सारे से सारे आवश्यक तत्व तो मिले, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसे प्राप्त नहीं हुआ। और कुछ मिला भी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे अवशोषित कर लिया, जबकि बाहर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सारे आवश्यक तत्व मिले, जिसके कारण इसमें मंड का निर्माण हुआ और परिरक्षण के लिए फलस्वरूप नीला हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 आवश्यक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पौधे को अंदर में रखे थे और जो अंदर वाला भाग था वो नीला हो गया और जो बाहर वाला भाग था वो थोड़ा थोड़ा मतलब पकने लगा था, सड़ने लगा। ठीक से समझ लीजिए इसके प्रकाश संश्लेषण एक बार नहीं 2 बार 3 बार बताएंगे, लेकिन हाँ एक बार समझ लीजिएगा तो अच्छा से। तो क्वेश्चन का है कि मैट्रिक में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर से समझ लीजिए कि इस प्रयोग के लिए दर्शाने के लिए हमने क्या किया था, एक पौधा लिया था और जिसके पत्ते क्या थे, लंबे और चौड़े थे, और इस गमले को उठाकर हम कहीं अंधेरे में 3 से 4 दिन के लिए क्या किए थे, छोड़ दिए थे। और इसी दौरान एक बोतल लेकर बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर क्या किए थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर बोतल के कॉर्क को बीचों बीच छेद कर पाते थे और आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बोतल के बाहर कर अच्छी तरह से क्या कर दिए थे, कस दिए थे। उसके बाद गमला को उठाकर धूप में रखकर 3 से 4 घंटा छोड़ देते हैं। धूप में रखकर 3 से 4 घंटा छोड़ देते हैं और उसके बाद पत्ता को तोड़कर एक वीकर लेकर और वीकर में मर पानी डालकर उसे क्या स्पीड ज्वलन से क्या कहते हैं, गर्म करते हैं और उसे उबालते हुए जल में पत्ते को डालकर अच्छी तरह से उबाल देते हैं। इसके बाद जब निकालते हैं ना तो अल्कोहल से उसको क्या कहते हैं, धो देते हैं। तथा मंड परीक्षण का मतलब होता है धीरे धीरे के लिए आयोडीन के घोल में पत्ते को क्या कहते हैं, डालकर कुछ देर बाद निकालते हैं तो पाते हैं कि पत्ते का कुछ भाग नीला हो गया तथा कुछ भाग ज्यों का त्यों रह गया। तो पत्ते का वह भाग नीला हुआ जो बोतल के अंदर था, क्योंकि अंदर वाला भाग
में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सारे के सारे आवश्यक तत्व जो मिले उन्हें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं प्राप्त हुआ। कुछ मिला भी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे अवशोषित कर लिया, जबकि बाहर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उसे सारे आवश्यक तत्व मिले, जिसके कारण इसमें मंड का निर्माण हुआ और परिरक्षण के फलस्वरूप नीला हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है और कैसे। इसके बारे में आपको फिगर यहाँ से दिखाई दे रहा, ये वाला फिगर आपको दिखा देते, ये इतना बड़ा फिगर है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण के। लेकिन इसके पहले जो बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक क्यों है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक क्यों है, तो इसका फिगर ये है। आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा कि एग्जाम में कभी कभी फिगर के बारे में भी पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक फिगर के साथ दर्शाइए। तो आपको फिगर भी बना लेना है कॉपी में और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर समझ में अगर नहीं आवे तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन बार बार वीडियो देखते आपका माइंड में शिफ्ट हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 आवश्यक क्यों है। उसके बाद एक और है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। तो इसका फिगर आपको देख सकते हैं नीचे में दिया हुआ है, ये क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें जल्द से जल्द। उसके बाद आपको बता भी देते हैं कि ये जो क्लास चल रहा है आप लोगों को बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसमें ना कोई पैसा लग रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग बेसिक से पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना के एक बार अच्छा नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा। हम 100% कह देते हैं कि मैट्रिक में इफ साइंस से ज़्यादा नंबर आपका आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।